आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आप लोग दीदी आप अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कीजिए, कैसे कि आप यूट्यूब पर आए। तो बहुत लंबी कहानी है और बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है इसके पीछे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आज भी यूट्यूब पर सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े यूट्यूबर तो हम नहीं बन पाए हैं, लेकिन हाँ, आप लोगों के प्यार और दुलार से आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो लेडी जिसको फ़ोन चलाना नहीं आता था, ये फ़ोन कैसा होता है मुझे नहीं पता था। दूसरों के हाथ में देखती थी ना, तो मुझे लगता था ये फ़ोन कैसे चलता होगा। सुनती थी यहाँ कि नेट का समय चल रहा है, लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जो चाहो वो मंगा लो और इंटरनेट से जो चाहो अब सीख लो। तो दूसरों के हाथ में हम देखा करते थे फ़ोन, तो मेरा भी मन होता था कि काश एक मेरे पास भी फ़ोन होता तो हम भी तरह तरह की चीज़ें सीखते। खासकर मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था कि अच्छी अच्छी चीज़ें हम बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि तरह तरह की सब्जियां तो हमारे खेत में होती ही हैं। कि ये तो आप लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग खेती किसानी ही करते हैं। तो ये मतलब एक साधारण सी ज़िंदगी हम लोगों की है, और पहले इससे भी स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। आप लोग पहले की वीडियो देखेंगे तो सब साफ साफ नज़र आएगा, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन जब लगा हुआ था, तो उससे पहले स्थिति बहुत ज़्यादा हम लोगों की ख़राब थी। तो दोस्तों, बात 2019 की है। साधारण सी ज़िंदगी हम लोगों की चल रही थी, पशुओं को चारा पानी और खेती बाड़ी ये सब चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि दो लड़की एक लड़का सब साधारण से स्कूल में पढ़ते थे, जो कि महीने में 100 रुपया फीस देते थे, जो कि हम लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। एक सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर हम लोग प्राइवेट छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे, जहाँ बिल्डिंग में नहीं बनी हुई थी। तो 100 रुपया फीस तीनों बच्चे जाते थे। हमारा ईशू छोटा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्वास्थ्य जो है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई, कभी बच्चे बीमार तो कभी हम बीमार, और सिर्फ खेती से ही खर्चा चलता था। तो क्या हुआ कि खेती का काम, जैसे कि इस बार आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला है, वही हाल होता था। तो स्थिति बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब होने लगी। तो और हमारी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन शायद लापरवाही तो नहीं कह सकते, पैसे का अभाव के कारण अब किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। तो इसका नतीजा यही हुआ कि मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी। अब साफ शब्दों में हम क्या बताएं कि जैसे कि आम औरतों में समस्या हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग की, वो 3-4 महीने से लगातार मेरे साथ समस्या हो रही थी कि बंद ही नहीं हो रहा था, जिससे मेरे शरीर में कमजोरी आने लगी। और उसी दरमियान मेरी छोटी बहन की शादी थी, मई में शादी थी। तो वहाँ शादी में गए हम, और ये बात सिर्फ मम्मी को पता थी कि हाँ तबीयत खराब थी। लेकिन पापा के ना रहने के बाद, ये पहली शादी थी इसलिए मम्मी बहुत घबरा रही थी कि बिटिया आ जाओ, यहाँ पर काम धंधा नहीं करोगी लेकिन फिर थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। तो हम पहले से थोड़ा गए। उसके बाद वहाँ शादी निपटा कर आए, और करीब शादी निपटा कर और सब जो चौथी वगैरह होता है वो सब, दोबारा विदाई सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ आए और रौनक कनक वहीं पर रुक गई, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी और छुट्टियों में बच्चे वहीं चले जाते थे। तो हम यहाँ आए, और उसके दूसरे ही दिन मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, क्योंकि यहाँ गांव में ना तो कोई गाड़ी वगैरह तुरंत मिल सकती है आपको। फिर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जो कि मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। मेरे तीनों बच्चे घर में हुए हैं, डर के वजह से हॉस्पिटल नहीं जाते थे, और यहाँ तक कि इंजेक्शन भी नहीं लगा है कि जैसे कि डिलीवरी के टाइम लगता है, वो मेरे नहीं लगा, ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मुझे बहुत डर लगता था हॉस्पिटल जाने में। फिर क्या हुआ कि यहाँ मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, और तो वो कहने लगी यहाँ आ जाओ, और किसी परिचित के मम्मी के किसी रिलेटेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले चलते हैं। फिर यहाँ से हम मोटरसाइकिल से ही गए, जो कि स्थिति हमारी नहीं थी गाड़ी से जाने वाली। लेकिन जैसे तैसे हमने कहा लेकर चलो मुझे। ईशू छोटा था, ईशू आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे। मम्मी के यहाँ तक गए। मम्मी ने वहाँ पर 4 पहिया वाहन कर रखा था पहले से ही भाइयों ने। फिर वहाँ से मुझे उसमें लिटाया गया। तो दोस्तों, वहाँ जाकर फिर दूसरे दिन वहाँ
मम्मी के यहाँ से जाके फिर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया। फिर जैसे तैसे रात कटी, वो समय आज भी याद करती हूँ तो भगवान करे किसी के सामने वो समय ना आए। फिर उसके दूसरे दिन 24 घंटे के बाद दूसरे दिन सारे दिन जांचें वगैरह हुई और फिर 24 घंटा मुझे ना तो पानी दिया गया, ना तो खाने की तो बात ही, एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया था। फिर जब जांच बताई डॉक्टर ने तब जाके पानी पिलाया गया था कि जितना पानी पी पाओ। ये सब तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 24 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर क्या होता है, लोग ठीक हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी कि जैसे कि तीसरे दिन करवट लेने को कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि हम करवट ले सके। तो लेटे लेटे ही पानी पिलाया जाता था। ऐसे धीरे धीरे कि 5 से 6 दिन हो गए। डॉक्टर आते तो कहते कि टहलाओ इनको, लेकिन मेरे अंदर क्षमता नहीं थी कि हम उठकर किसी के सहारे 2 लोग 3 लोग पकड़ते, लेकिन फिर भी हाथ पैर नहीं खड़े होते। तो हम ये कहते धीरे से कि मम्मी से, डॉक्टर से झूठ बोल दो कि टहला दिया है, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं थी। लेकिन चलो कमजोरी तो धीरे धीरे वो हो जाती, लेकिन क्या थी, एक समस्या ठीक होती तो दूसरी पैदा हो जाती। ऐसे करके कभी ठीक कभी नहीं ठीक, ऐसे करके 13 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फिर धीरे धीरे जब ठीक हो गए तो फिर हमें घर उठा लाया गया। घर क्या, मम्मी के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरे करने वाला नहीं था। तो तीनों बच्चे मेरे वहीं पर थे, मेरी बहनें, प्रियांशु यानी कि बड़ी दीदी की बिटिया, और रिया और मम्मी और रितु, सब लोग मेरी सेवा में लगे रहते। तीनों बच्चों की सेवा, तीनों बच्चों के कपड़े धोना सब उन लोगों ने किया। मेरी मम्मी ने बहुत सेवा की मेरी हॉस्पिटल में, घर पर। फिर लेकिन घर पर आने के बाद भी मेरी स्थिति, मतलब ऑपरेशन तो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन एक और समस्या हो गई जिसकी वजह से फिर से शरीर में जो ताकत बची वो फिर से ख़त्म होने लगी। कमजोरी इतनी आ गई, फिर से जांचें शुरू हो गई, ये जांच वो जांच। तो क्या हुआ था, मम्मी के यहाँ से लखनऊ की दूरी काफ़ी थी, लेकिन पैसा इतना हमारे पर लग गया था। मतलब उस समय जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, जैसे ही गांव वालों को पता चला तो हैरत में पड़ गए, इनको हुआ क्या है, क्योंकि हम अपनी अंदर की बात किसी से नहीं बताते हैं। लगातार काम करते जा रहे थे, सब कुछ था, सबसे हंस बोल रहे थे, तो किसी को पता नहीं था कि अंदर इनके चल क्या रहा है। अचानक जब पता चला कि इनको उठा के ले जाया गया है तो सबको हैरत हुआ कि हुआ क्या। सब लोग ये कह रहे थे कि कमज़ोर क्यों होती जा रही हो, तो हम यही बताते कि पता नहीं क्यों शरीर में कमज़ोरी सी आ रही, लेकिन समस्या क्या थी किसी को हम नहीं बताते थे। तो सब लोग यही कहते कि उसी दरमियान पापा नहीं रहे थे हमारे, तो सब लोग यही सोचते कि हाँ इनके पापा नहीं रहे, तो शायद इसी की चिंता की वजह से इनका शरीर सूख रहा है। तो वो खैर, लेकिन उस दरमियान जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, हमारे गाँव वाले, मतलब ससुराल में जो गाँव वाले हैं, बहुत मदद की सब लोगों ने। मात्र 10,000 रुपया हमारे पास था जो लेकर गए थे हॉस्पिटल, लेकिन खर्चा लाखों का आ गया था। उस समय लाखों का खर्चा आ गया था और सारा खर्चा मतलब उधार लेकर लगाया गया मुझ पर। जो जाता पैसा लेकर जाता, कोई 10,000 कोई 20,000। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, मतलब कुल मिलाकर मुझ पर 2 से 2.5 लाख रुपया लग गया, जो कि थोड़ा थोड़ा, ये बात मतलब आप लोग भी जानते हैं, जब मरीज सीरियस होता है तो उस पर 1 की जगह 10 रुपये खर्चा होते हैं। उधार लेकर बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, ये मुझे पता था कि मेरे घर में पैसा नहीं है। जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया तब मुझे पता चला, तो मैंने कहा मुझे घर ले चलो। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से कर्जा लिया जाए, क्योंकि पैसा घर में नहीं था। फिर ऑपरेशन हुआ, घर मम्मी के यहाँ आ गई और फिर स्थिति खराब हो गई। फिर हम 2 बार तो मुझे 4 पहिया वाहन से ले जाया गया, लेकिन क्या था कि मम्मी आपके यहाँ से लखनऊ की दूरी इतनी ज़्यादा थी, कम से कम 1700 से 1800 रुपया गाड़ी वाला ले लेता था, और हमारी दवा करीब 2000 की बैठती थी, मतलब 4,000 करीब लग जाते थे। ये बात मुझे पता थी अच्छी तरह से कि पैसा बहुत लग रहा है। तो क्या हुआ, 2 बार तो हम 4 पहिया से गए। फिर स्थिति मेरी नहीं थी, लेकिन इनसे कहा हम बैठ लेंगे। मोटरसाइकिल से हम लखनऊ दवा लेने जाते थे, सिर्फ इस वजह से कि जितने का भाड़ा होगा उतने की हमारी दवा मिल जाएगी, तो वो पैसा से हमारा बच जाएगा। तो ऐसे जाते थे दवा लेने कि जैसे कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चले, फिर मुझे कहीं पर लिटाया जाता। हम दोनों लोग ही जाते सिर्फ।
तो रौनक के पापा मुझे लिटा देते किसी दुकान पर, और दुकान वाले भी कहते हैं ना, समय खराब होता है तो भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं हमारी मदद के लिए। उस समय जिन लोगों ने मदद की हमारी कभी नहीं भूलेंगे हम। तो दुकान वाले देखते कि हाँ मरीज है, तबीयत नहीं ठीक, तो तुरंत चारपाई ले आते। गांव में ऐसा होता है, शहर में होता होगा नहीं पता, लेकिन गांव में ऐसा होता है। तो गांव के ही रास्ते से शहर जाते थे, तो वो चारपाई डाल देते कि बिटिया भाई लेटो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या हो बताना। तो ऐसे करके हम दवा लेने जाते, लेकिन वहाँ पर कुछ भी कवर नहीं हो रहा था, समस्या बढ़ती जा रही थी। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बता दिया दोबारा ऑपरेशन होगा, दूसरी समस्या बता दी। तो फिर वहाँ से हम लोग चले आए, और फिर ये हुआ कि दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाएगा। हमने कहा कि नहीं, मेरा ऑपरेशन कुछ भी ना करो, मेरी दवा ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अब पैसा लगे। और स्थिति ये आ गई थी कि ज़मीन बेचने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि सब रिश्तेदारों से पैसा लिया जा चुका था, गांव वालों से भी लिया जा चुका था, कहाँ तक इंसान देगा। तो स्थिति ये आ गई कि ज़मीन बेचकर इलाज कराएंगे। तो अब तब जाके भगवान से हमने कहा, भगवान ऐसा अब मत करना कि मेरी वजह से ज़मीन बिक जाए, क्योंकि एक किसान के लिए ज़मीन ही सब कुछ होती है। फिर क्या हुआ कि मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया। तो पता नहीं अब ईश्वर का चमत्कार था या डॉक्टर की लापरवाही थी, ये हम नहीं कह सकते। तो हुआ क्या, जहाँ ऑपरेशन डॉक्टर दूसरे डॉक्टर ने बताया था, यहाँ पर जब दूसरे डॉक्टर से इलाज हुआ, हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, मात्र 5,000 रुपये में हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये ईश्वर का चमत्कार या कुछ, क्योंकि ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं जीवन में बहुत सारे, क्योंकि समस्याएं तो बहुत आई हैं, लेकिन ईश्वर ने साथ बहुत दिया है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कभी समस्याओं से घबराइए नहीं, कभी बुरे वक्त से घबराइए नहीं। फिर क्या हुआ कि हमारा इलाज हुआ, फिर ठीक हो गए हम, धीरे धीरे यहाँ आ गए। बच्चे स्कूल जाना था, स्कूल खुल गए, लेकिन क्या हुआ कि स्थिति मेरी नहीं थी काम करने की। फिर हम आए थे जून में यहाँ पे, और जुलाई से खेतों के काम शुरू हो जाते हैं। उस साल क्या हुआ कि पूरे खेत में गोभी और पत्ता गोभी लगाई गई, और लेबरों से ये काम करवाने लगे, लेकिन मुझे नहीं चैन पड़ता था। तो महीने 2 महीने में थोड़ा सा कवर हुई थी धीरे धीरे, लेकिन शरीर में उतना बल नहीं बचा, मतलब पहले की जैसे कि आप एक बार इतनी बीमार हो जाओ, फिर संभलने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। मात्र 3 महीने के अंदर हम काम करने लगे थे खेतों में। हाँ, रौनक के पापा लेबर कर देते थे, लेकिन मैं जानती थी कि इतना पैसा नहीं है कि लेबरों को दिया जाए। खेती में लगाने के लिए पैसा नहीं था। 20,000 रुपया इन लाए थे साहूकार से, जो कि ब्याज लेते हैं, ब्याज सहित पैसा देना पड़ा था। तो खेती मतलब गोभी और पत्ता गोभी सब्जियां लगाई गई, लेबरों के साथ निराई करती, और जब धूप लगती चक्कर आता तो छाया में बैठ जाती, पानी पीती, थोड़ा सा मुँह धोती और फिर काम करने लगती। ये स्थिति थी। लेकिन उस साल क्या हुआ कि भगवान ने बहुत साथ दिया बहुत साथ दिया। गोभी पत्ता गोभी बहुत महंगा बिका था उस साल। जो पैसा उधार लिया था काफ़ी हद तक निपट गया था। जैसे कि आता गया वैसे लोगों को देते गए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आपसे दे तो ले समस्या पर ही देता है क्योंकि इनका रौनक के पापा का इतना व्यवहार था, क्योंकि हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो बिना मांगे ही गांव वालों ने पूरी मदद की थी। और लेकिन हम लोगों का क्या है, किसी से पैसा लो तो चिंता तो लगी रहती है, तो देते गए, जो आता गया पैसा देते गए। अब ये हुआ कि अगले साल जब खेती का समय आएगा ना, जुलाई से खूब अच्छी मेहनत करेंगे और फिर अच्छे से भगवान देंगे, तब स्थिति जो है कवर हो जाएगी, मतलब अपनी पटरी पर आ जाएगी। क्योंकि पैसा जो आता गया देते गए, आता गया देते गए, घर में पैसा नहीं बच रहा था। लेकिन जब जुलाई आई तो फिर से खेती बाड़ी की गई, क्योंकि जुलाई से ही शुरू होती है, तैयार की गई खूब अच्छे से। उम्मीदें बढ़ी, खुश हुए कि हाँ चलो अच्छा है। तब तक खर्चा जैसे तैसे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, वो तो हम शब्दों में नहीं बता सकते क्या स्थिति थी। तो ये सब हम अपने मायके में, ये सब आज तक हमने किसी से नहीं बताया, यहाँ तक कि मायके में भी कभी हम नहीं बताते हैं। सिर्फ हम 2 लोग जानते थे घर की गाड़ी कैसे चल रही है। फिर हुआ कि जब
बिकने का समय आया कि मार्च अप्रैल में, तो क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में क्या स्थिति आप लोगों को पता ही है। लॉकडाउन 3 साल चला। 3 साल में हमारी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि ना तो बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे होते, ना ही सब्जी लाने के लिए पैसे होते। और हाँ, एक बात, जब हम मम्मी के यहाँ से उठा के आए, मेरी खिलाई पिलाई उस हिसाब से नहीं हो पाई थी जब हम बीमार हुए थे, क्योंकि पैसा नहीं था घर में यहाँ पर। तो उस साल बैंगन लगाए थे इन्होंने, तो बैंगन बेच कर लाते तो इतने इतने अनार लाते थे जो सस्ते मध्य मिल जाते थे। ज़्यादा विशेष उस हिसाब से खिलाई पिलाई हमारी नहीं, क्योंकि पहले तो आता था हॉस्पिटल में तो हम खा नहीं पाते थे, उल्टी हो जाती थी, सब समस्या आई थी। और जब थोड़ा कवर हुए तो उस हिसाब से रोटी दाल ही खा के हुआ, क्योंकि हम जानते थे, तो लाते थे भी तो हम मना कर देते कि नहीं अब हम ठीक है। तो लॉकडाउन में स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई, हर साल सब्जियां लगाई जाती, हर साल बाजार जाते तो वहाँ पर पुलिस आ जाती, तो भागना पड़ता। फेरी में बेचने जाते तो गांव में फेरी वाले सब्जी नहीं मतलब लाते हैं, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा सब्जियां होती। उस समय इतने ज़्यादा फेरी वाले थे कि फेरी में भी सब्जी नहीं बिक रही थी, उधर मंडी में भी नहीं जा रही थी। और मंडी जाने, लखनऊ कानपुर जाने में रोक थी, और यहाँ बाजार में सब्जी बिक नहीं रही थी। और यहाँ फेरी में सब्जी कोई लेता नहीं है गांव में, क्योंकि हर खेत में सब्जी होती है। इसलिए टमाटर, लौकी, तोरई, बैंगन सब लगाया था, कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसी दरमियान मेरे पास एक फ़ोन था, 6000 का रेडमी का फ़ोन था। जब हम बीमार हुए थे उससे पहले रौनक के पापा ने दिलाया था, क्योंकि बताया था ना कि मुझे शौक था खाना बनाने का। तो मैंने एक बार सबके पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाती देखती कि सबके पास फ़ोन, तो इनसे कहा था कि मुझे बस कुछ एक फ़ोन ले देना, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है उससे सब चीज़ सीखें, क्योंकि उससे अच्छा लगता है मुझे कि गाना भजन सीखो, खाना बनाना सीखो, ये वो। तो वो रेडमी फ़ोन था। तो जब ये 3-4 महीने का गैप हुआ ना, मुझे मम्मी के यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे, तो थोड़ा जब कवर हुआ तो वो मैं देखा करती थी ब्लॉग, सबके ब्लॉग, अच्छे अच्छे यूट्यूबर ब्लॉग बनाते, अपने घर की रूटीन शेयर करते, खाना बनाया, झाड़ू पोंछा लगाया, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर भी टाइम लगता मिलता अगर रात को, तो हम वही ब्लॉग देखा करते थे। तो रौनक के पापा कहते अंजू तुम भी बनाओ ना, तो हम कहते हैं नहीं, हम कहाँ बना पाएंगे, ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, इनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, हम लोग कहाँ बना पाएंगे, ना तो मुझे बोलना आता है, ना तो मेरे अंदर कोई टैलेंट है, हम नहीं बना पाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। जुलाई का समय आया, नाग पंचमी थी उस दिन, और उस दिन फिर ऐसे ही बात खेल खेल में वो यूट्यूब चैनल बन गया, बच्चों ने बना दिया यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखते थे कैसे क्या बनता है, वो बना दिया। फिर एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, 2 शॉर्ट वीडियो पड़े थे, वो बनाया। फिर उसके बाद 1 साल वो वीडियो पड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कैसे बोलूँ कैमरे में, कैसे क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था वीडियो कैसे बनता है, कैसे उसमें डाला जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं। फिर 1 साल बाद फिर ये कहते रहे बराबर, अंजू बनाया करो ना, तुम बोल लेती हो, अच्छा बोलती हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर ऐसे ही पता नहीं क्या, भगवान का इशारा समझो, भगवान का इशारा होता है, वही रास्ता दिखाता है। तो फिर मेरे मन में आया, तो मैंने 1-2 वीडियो शूट किए, लेकिन वो इतने बेकार थे ना जब दूसरों से मैच कराती तो सोचती कि नहीं, ये कहाँ कोई देखेगा। फिर मैंने ऐसे ही भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई, मैं सोचती हूँ कि वो दोनों भाई मुझसे छोटे हैं, कि यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ। तो कहने लगे तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ ना। तो मैंने कहा नहीं, मेरे वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, घर भी मेरा अच्छा नहीं है और स्थिति भी मेरी ठीक नहीं है। तो कहने लगे नहीं, तुम बना के तो देखो। तो वीडियो मेरे जाने लगे, 5 मिनट 6 मिनट के ऐसे ही जाने लगे और मुझे ये भी नहीं पता था वीडियो शूट कैसे होता है। तो भाई मेरा आया यहाँ पर, उसने बताया ऐसे ऐसे एडिट होता है। फिर वो एक माइक दे गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो माइक दे गया था, कह रहा इसको लगा के वॉइस डाला करो, तो वॉइस थोड़ी तेज आती है। फिर जाने लगे वीडियो मेरे, लेकिन देखता कोई नहीं था, और डर की वजह से मैं किसी से बताती थी नहीं थी, ना तो किसी रिश्तेदार से, गाँव में तो चोरी करके ही वीडियो बनाती थी। तो भाई बहने 4-5 व्यू आ जाते थे, यही लोग देखते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चोरी से ही वीडियो बनते, गांव में किसी को कानो कान में, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी कानो कान खबर नहीं थी। फिर क्या हुआ ऐसे ही
दूसरे साल की बात बता रहे हैं, जब यूट्यूब बनाया हमने चैनल, वीडियो बनाना शुरू किया दूसरे, तो नागपंचमी त्यौहार आ रहे थे, रक्षाबंधन की लिपाई पुताई हम कर रहे थे, तो वही लिपाई पुताई की, उसी का वीडियो शूट हुआ, वही मैंने डाल दिया 5-6 मिनट का। तो उसमें क्या हुआ कि उस दिन तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन बाद देखा 100 व्यू आ गए। मुझे बड़ी खुशी हुई, करी इसमें तो 100 लोगों ने देख लिया मेरे वीडियो को, यानी कि बाहर के लोग देख रहे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि जितनी बता नहीं सकती, कि मेरा वीडियो बाहर तक पहुंचाया जा रहा है, बाहर पब्लिक तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फिर मेरी हिम्मत थोड़ा बढ़ी और भाई को फ़ोन किया कि मेरे वीडियो में 100 लोग व्यू आ गए। तो कहने लगा हाँ तुम बनाते जाओ, देखेंगे चलेगा वीडियो तुम्हारा। फिर धीरे धीरे बनाने लगी। फिर क्या हुआ कि 3 से 4 महीने बस 50, 60, 70 व्यू आने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी चलती रही, लेकिन अचानक से मेरे वीडियो वायरल होने लगे। वायरल होने का मतलब ये नहीं कि लाखों, बस 500, 600, 700 व्यू आने लगे। ऐसे ही जब धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगे 5 से 6 महीने में, तब ऐसे ही मेरे गांव के एक लोग के वीडियो में आ गया, मतलब फ़ोन में हमारा वीडियो आ गया, और उन्होंने देखा कि अरे ये कहाँ से आ गई इसमें। तो उन्होंने फिर वीडियो देखा। ये बात धीरे धीरे आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई कि उनके यहाँ की वीडियो बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। उसमें 100 बातें हुई, जाने क्या क्या सुनना पड़ा मुझे। मैं इससे छुपा कर ऐसे ले जाती थी खेत में, तब वीडियो बनाती थी, कहीं कोई देख न ले, डर की वजह से। रौनक के पापा को जाने क्या क्या सुनना पड़ा, मुझे गंदी गंदी बातें भी सुननी पड़ी। जब गंदी गंदी बातें सुननी पड़ी तो मैंने तुरंत भाई को फ़ोन मिलाया कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो मेरे भाई ने कहा क्यों, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग बतिया रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरे गांव में चर्चा हो रही है। हालांकि पूरा गांव हमारे खिलाफ नहीं था, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे और आज भी हैं जो मेरा आज भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं जो किसी को बढ़ता देख नहीं सकते, उसी में से कुछ लोग थे। तो मेरे भाई ने खुश होकर कहा, मैंने कहा तुम खुश हो रहे हो, कहने लगा ये खुशी की बात है, गली मोहल्लों में तुम्हारे चर्चे होने लगे, इसका मतलब कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तुम वीडियो बनाना जारी रखो और तुम एक दिन आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी। वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली भाई की और वीडियो बनाने लगी। उसके आगे की कहानी आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो आगे पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिए, सारी स्थिति आप लोगों को पता चल जाएगी, कैसे का क्या घर था, कैसे चुन चुन कर हमने इस घर को संवारा है, सजाया है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कहानी जो है, कहानी नहीं है, सिर्फ मेरी रियल ज़िंदगी है। बहुत बड़ा संघर्ष इसके पीछे छुपा है, जो आज भी संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि आज भी वो विरोध करने वाले कम नहीं है। लेकिन शायद अगर वो बातें ना बनाते, अगर वो 4 गांव में चर्चा ना करते, तो शायद मतलब मेरी चर्चा नहीं होती। मेरी कामयाबी के पीछे उनका भी हाथ है, जो लोग मेरे खिलाफ थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारे वीडियो को शेयर किया है, गांव में, दूसरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, सब जगह। आज जिधर से भी निकलती हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, वो देखो जा रही है, यही वीडियो बनाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी कहानी, और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि बुरे वक्त में घबराइए नहीं, दिमाग से काम लीजिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ, मेरा चैनल स्लो चल रहा है, हाँ भाग नहीं रहा है, लेकिन जो है जितना है बहुत है, इतना ही मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो लोग आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत, मतलब आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब जो है ना, जो सरकार ने ये यूट्यूब चलाया है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम जैसे औरतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो घर बैठे अपने बच्चों को देख रही हैं, घर का काम सब कुछ देख रही हैं, और साथ में अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, अपने पति से कंधा मिलाकर उनका बोझ हल्का कर रही हैं, और सब कुछ। तो आज जो स्थिति है वो आज से 3 साल पहले बहुत स्थिति खराब थी। आज मैं पूरा खर्चा उठा रही हूँ आप लोगों के प्यार से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अम्मा की दवा, सब कुछ, पूरे घर का खर्चा इसी से चल रहा है मेरा, क्योंकि खेती का आज है तो कल नहीं मिला, ये होता है। तो ये सब थी। बताने लगेंगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, इसी को एडिट करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आज तक हमने आप लोगों से ये बताया नहीं है। तो यही सब था दोस्तों, और बस यही है, परेशानियों से घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इसी गांव में कुछ लोग ऐसे थे
कि उन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा था, कि वो नहीं जानते थे यूट्यूब क्या होता है, वीडियो बनाना क्या, उन्हें बस इतना भरोसा था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी जब हम वीडियो बनाना हमने शुरू किया था। ना तो मेरे किसी रिलेटिव में, ना तो किसी क्षेत्र में, कहीं भी कोई ये नहीं जानता था कि यूट्यूब पर वीडियो डाला जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारा सपोर्ट करते थे उन्हें बस इतना पता था कि हम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। और मेरा नेचर सब लोग जानते थे, सबको उन लोगों को पता था कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो बस इसीलिए वो हाथ उठाकर दुआ मांगते थे कि जो कर रहे हैं उनको कामयाबी दे। तो ये है। तो चलिए दोस्तों, ये सब था। और आज 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब मैंने सपने में नहीं सोचा था जब चैनल हमने शुरू किया था कि यहाँ तक हम आ जाएंगे। जब 2 सब्सक्राइबर के लिए रात दिन हम लगे रहते थे और वो लोग अनसब्सक्राइब कर देते थे तो रात भर हम बैठकर रोते थे। वीडियो एडिट करना, फिर सारा दिन खेतों में काम करना, फिर रात भर जाग कर वीडियो एडिट करना, फिर दूसरों के वीडियो देखना। आज भी मैं दूसरों के वीडियो देखकर अपने वीडियो मैच करती हूँ, कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है, कहाँ पर मेरी कमी आ रही है। आंखें बंद करके अपनी आवाज़ सुनती हूँ, कहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो रही है। आज भी मैं सीख ही रही हूँ। ऐसा नहीं आज मैं परफेक्ट यूट्यूबर हूँ, आज भी मैं सीख ही रही हूँ। और आज भी मैं दूसरों की वीडियो देखती हूँ, अपने देखती हूँ और अपनी कमियाँ निकालती हूँ, फिर उसमें से कमियों को सुधारती हूँ। तो बातें बहुत हो गई हैं। और दोस्तों बस यही है कि आप अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। हमारे वीडियो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए, तो हम आप लोग सुधार करके अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। 2 लाख के बाद और भी अच्छे वीडियो आएंगे, कोशिश करूँगी। और बस एक है कि जो आप लोग कहते हैं अपना पता बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए, तो बस इतना ही हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अकेले हैं और आप लोग समझते हैं कि अकेले ही चैनल संभाल रहे हैं, सब कुछ है। और एक बात, यहाँ तक लाने में मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है। आज भी मेरा भाई ही मेरा चैनल पूरा संभाले हुए है। वो जो कुछ कमी सब कुछ वही संभालता है, वही करता है सब। दोनों भाई ने मिलकर यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।